नमस्कार। आज हम मिलेंगे बांग्ला साहित्य की प्रख्यात लेखिका आशापूर्णा देवी से और सुनेंगे उनकी एक कहानी। उनकी कहानियों में जीवन की अत्यंत छोटी छोटी घटनाएं हैं, जिनमें हर पल घर, आंगन, परिवार और मोहल्ले में घूमती जिंदगी का चित्र उभर कर सामने आता है। आशापूर्णा देवी ने बड़ी मात्रा में लेखन किया है। लगभग 13 साल की उम्र से ही उन्होंने लेखन शुरू कर दी थी। इनके लगभग 200 उपन्यास और कई कथा संग्रह नारी मन की संवेदनाओं की परतों से भरे पड़े हैं। आवश्यकता है इसे खोलने की, परखने की। आशापूर्णा देवी को सन 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इन्हें रविंद्र पुरस्कार, पद्मश्री, देशिकोत्तम आदि अनेक सम्मान दिए गए हैं। आज हम पढ़ रहे हैं उनकी एक कहानी, मकान का नाम शुभ दृष्टि। इस कहानी के अनुवादक हैं सूर्यनाथ सिंह। तो शुरू करते हैं। मकान का नाम शुभ दृष्टि। एक बहुत बड़ा मकान, 3 मंजिला, सुंदर बरामदे से घिरा हुआ। मकान का नाम शुभ दृष्टि। नाम के लिए तो यह शादी का घर है। जैसा नाम है वैसा ही दाम भी। वह कहने लायक नहीं है। इस युग में दाम शब्द का भी तो कोई मतलब ही नहीं होता। मुख्य बात है जुगाड़ की, पा जाने पर खुद को परम भाग्यवान समझने की। 2-4 महीने पहले से अगर इसे बुक न कराया गया तो फिर मिल पाना मुश्किल है। शादी वाले लोग शादी के लिए लड़के लड़की के संपर्क से पहले मकान के संपर्क से निश्चित हो जाना चाहते हैं। झालरों से सजे इस मकान के ऊपरी सिरे पर बिजली की बत्तियों से लिखा हुआ है शुभ दृष्टि। नाम के नीचे विज्ञापित शिष्टाचार लिखे हुए हैं जो जल रहे हैं और बुझ रहे हैं। आइए, स्वागतम। इस शिष्टाचार, सजावट एवं विवाह के प्रयोजन संबंधी बहुत सारे सामानों की व्यवस्था इस मकान के मालिक ही मुहैया कराते हैं। विवाह पार्टी वाले उच्छ्वासित होकर कहते हैं, दाम थोड़ा ठीक ठाक लगाइए। आजकल की पार्टियां भी कई बार ऐसी बातें बोलती हैं। शादियां आजकल बहुत आडंबरपूर्ण होने लगी हैं। लड़कियों की शादियां मकान के सामने लॉन में दूल्हे और बारातियों के लिए एक राज दरबार की तरह की सजावट, यह सब डेकोरेटर मुहैया करते हैं। भीतर दुल्हन को घेर कर बैठी उसकी सखियां और अभ्यागत महिलाएं गायन वादन के बीच से उठ उठ कर आकर बाहर झांके जा रही हैं और अपने कंचन बदन पर प्रलेपित विचित्र विदेशी परफ्यूम की सुगंध और ताजे फूलों के गजरे की मिलीजुली सुगंध बिखेर कर हवा को और भी गाढ़ा कर रही हैं। निमंत्रित व्यक्तियों को इसके अलावा शहर के मशहूर कैटरर की बिखेरी सुगंध और भी उत्तावला किए दे रहे हैं। मकान के सामने गाड़ी खड़ने करने की जगह निरंतर एक एक कराती हुई गाड़ियां उस जगह एक के पीछे एक लगकर लाइन को और भी लंबी करती जा रही हैं। बाद में आए लोग मुंह बिचकाते हुए उस लंबी लाइन को पार करके गेट में घुस रहे हैं। 2 सुंदर लड़कियां उससे भी अधिक सजी हुई अजंता की तस्वीर को साकार करती हुई भंगिमा में अभ्यागतों के हाथ में एक एक गुलाब थमाती जा रही हैं। ये सब दृश्य कोई नए नहीं है। विभिन्न मंचों पर खेले गए एक ही नाटक की तरह तरह लग रहे हैं, फिर भी मनोरम मनोरम। जैसे तंबू के भीतर खेले गए शुभ दृष्टि नाटक के बहुदर्शित बहुपरिचित दृश्य, यह निरंतर चलता ही रहता है। फिर भी देखने के लिए ठेलम ठेल, धक्कम धक्का। इसमें कोई कसूर नहीं है। इस हंसी हो उल्लड़ और रसिकता की पुनरावृत्ति का भी कोई कसूर नहीं है। यह सब कुछ मिलजुल कर अलकापुरी के सुषमा जैसे परिमंडल निर्मित कर रहा था। देखने से ऐसा लग रहा था कि इस पृथ्वी पर कहीं कोई मलिनता है ही नहीं, है तो सिर्फ हिंसा, कुटिलता और क्रोध के निश्वास की तेज छुरे। यद्यपि इस दृश्य से कुछ गज की दूरी पर ही एक अंधेरी गली के मोड़ पर ये सारी चीजें मौजूद थीं, हिंसा को एक पूर्व कल्पित संकल्प की तरह सांस रोककर ग्रहण कर रहा है भेलो, रंटा, मृणाल, शौकत और सव्यसाची ने। ये मोहल्ले के पंचरत्न हैं। हमेशा गली के मोड़ पर गोपी की चाय की दुकान की बेंच पर बैठकर अड्डा जमाए रहते हैं।
इनमें विश्वविद्यालय के स्नातक से लेकर स्कूल की देहरी भी न पार कर पाने वाले तक हैं। हालांकि सभी एक ही ढंग के हाँ हाँ ना ना करते हैं। किस तरह यह सब संभव हो पाता है कहना मुश्किल है। कहा जा सकता है एक बार किस मुहूर्त में इतना मिलन हो गया, ईश्वर के मन में पता नहीं क्या था। मोहल्ले में ये सब एक आतंक है। लोग इन्हें पंच रत्न कहते हैं, हालांकि मन ही मन पंच पाप भी कहते हैं। एवं किसी भी उपलक्ष्य पर जब बाहर निकलना होता है तो पांचों साथ ही निकलते हैं। पांचों के 5 तरह के चेहरे मोहरे, 5 तरह के पहनावे हैं, फिर भी भंगिमाएं पांचों की एक जैसी ही है। इस भंगिमा की भाषा होती है लड़ कर लेंगे। ये सब विश्व विनाशक भंगिमा एवं खुद को दूसरों के सामने खूंखार बनाए रखने के लिए कठिन ललकार और अपने भविष्य के प्रति थोड़ा सा केयर भाव को प्रमुख हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। गुंडा चरित्र के जितने भी गुण होते हैं, इन सबों ने सब चुन चुन कर ग्रहण किए हैं। बातचीत, चाल चलन आदि में कंधे उचकाने की कुत्सित भंगिमा से यह समझने में देर नहीं लगती है कि इन सब में कोई कोई संभ्रांत परिवार का लड़का भी है। इसके पहले ये सब किसी भी उत्सव समारोह वाले घर के आसपास अस्त्र शस्त्र लेकर इकट्ठे हो जाते थे। उनके मन में बिना किसी तर्क किए झपट पड़ने का क्रूर संकल्प हुआ करता था, जिसे लूट राज्य का धंधा कहा जाता था। नहीं, आज ऐसा नहीं है। आज केस अलग तरह का है। आज काफी दिनों तक योजना तैयार करने के बाद कहीं आक्रमण करने जा रहे हैं। पैसा, रुपया, गहना लूटना इनका उद्देश्य नहीं है। हालांकि भेटा, रंटा, मृणाल आपस में यह बात कर रहे हैं कि यह सब भी इकट्ठा कर लिया जाए तो बुराई ही क्या है। आज की लूट का उद्देश्य है उत्सव की नायिका को लूटना। किंतु क्यों? कारण है, उस लड़की ने इस पंचरत्न के श्रेष्ठ रत्न के साथ बहुत धोखाधड़ी की है। हाँ, निर्धारित रूप से अगर कोई व्यक्ति किसी दल का नेता हो जाता है तो उस दल के बाकी लोग उसकी भक्त प्रजा में परिणत हो जाते हैं। इनके दल के नेता पद पर सम्मानित शौकत और इस उत्सव की नायिका कभी दोनों एक ही मोहल्ले में रहा करते थे तथा एक मशहूर को एजुकेशन वाले स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। लेकिन पढ़ते क्या थे? प्रेम में ही ज़्यादा पड़े रहते थे। क्लास 8-9 में जिस तरह का प्रेम संभव था उसी में। इसके बाद मोहल्ला बदला, पाला बदला, कोई किसी से मिल न सका। फिर कौन किधर गया पता नहीं। अचानक इतने दिनों बाद एक दिन एक नए सुंदर फ्लैट से बाहर निकलकर जाते हुए उस लड़की को देखा गया। हाथ में किताबें लिए गोपी की दुकान के सामने से बस स्टैंड की तरफ जाते हुए। यूनिवर्सिटी की छात्रा लग रही थी। शौकत तुरंत लपक कर उसकी तरफ बढ़ा और विगलित स्वर में बोला, नोटन, तू यहाँ? लड़की थोड़ा सा रुकी, एक बार आंख उठाकर नीचे से ऊपर तक उसे देखा, फिर गोपी की दुकान में बैठे भेला और रंटा की तरफ देखी और मना करते हुए बोली, आपको शायद गलतफहमी हुई है, मैं नोटन नहीं हूं। शौकत की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ओह, अब नोटन नहीं है? सॉरी, ठीक है। लौटकर वह साथियों में बैठ गया और एक सियार की आवाज निकाली। गोपी बोला, क्या हुआ मास्टर? यह सत्य का जयगान हो रहा है। तुम कब क्या बोलते हो समझ में नहीं आता। वह तो पहला दिन था, लेकिन उसके बाद से निरंतर ही उस लड़की को इस रास्ते से बस स्टैंड जाते समय, लौटते समय इन हरकतों का सामना करना पड़ता। इसके बाद से निरंतर एक स्नायु युद्ध चल रहा है। लड़की इस तरह मस्त चाल से चलती जैसे कोई महारानी हो, और चलते हुए रास्ते में इस तरह देखती जैसे उसकी आंखों के सामने कोई कीड़े मकोड़े, मेढक आदि हों, या उसके जूते से कोई तिलचट्टा चिपट गया हो। बहुत असह्य है यह दृष्टि। लेकिन इस दृष्टि के सामने जाकर भव्यता नष्ट करने से तो काम बनने वाला नहीं है। उससे तो प्रेस्टीज ही खत्म हो जाएगी, उससे तो और भी असभ्य बन जाएंगे। सियार की बोली, कुत्ते की बोली, गधे की बोली, तीखी से तीखी आवाज में सीटी मारने के तो अनेक तरीके हैं, लेकिन लड़की बहुत स्ट्रिक्ट है, जैसे इस्पात। चेहरा देखने से तो ऐसा लगता है कि यह सब उसे सुनाई ही नहीं दे रहा है। उसकी आंखों में वह घृणा और अवज्ञा की कड़वी छाया होती है। हालांकि इस रास्ते के अलावा आने जाने का दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। यहाँ से बस स्टैंड जाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। बीच रास्ते में जैसे कोई गंदी नाली पड़ जाने से लोग मजबूर होकर फांद कर पार करते हैं,
वह भी उसी तरह मजबूर होकर गोपी की चाय की दुकान पार करती। एक भिन्नता यह है कि गंदी नाली की तरफ लोग देखते नहीं हैं, किंतु यह ऊंची नाक वाली लड़की पल भर के लिए ही सही एक बार अपनी पलक उठाकर जरूर देख लेती है। पता नहीं क्यों, शायद अपनी घृणा व्यक्त करने के लिए ही, लेकिन मुंह से कुछ बोलती नहीं। उसको आते देखकर हाय 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 होनी शुरू हो जाती। देखो वो महारानी चली आ रही हैं, आहा, देखो पैदल ही चली आ रही हैं, जैसे पूरी दुनिया इनके बाप की ही जिम्मेदारी है। आहा, राजहंसिनी नीची हो गई, देखा उस पर कैसी मदमस्ती है। गाने की धुन भी सुनाई देती, हाय ऐसे न मार फिर नैना कटार जिया धड़क धड़क जाए। फिर रंटा गा उठता, राधे जइयो न जमुना के तीर मैं तो जानू जाती इस स्कूल। वह इस टस से मस नहीं होती। अवज्ञा, कभी भी वह लौट कर कुछ बोली नहीं, और न तो कभी किसी बॉडीगार्ड के साथ ही आते देखी गई। बस वही एक बर्फीली निगाह। दिन पर दिन यह बर्फीली तीरंदाजी हिंसक हो उठी। 5-5 बीहड़ लड़के एकमात्र रूपसी तरुणी की अवज्ञा और घृणा भरी दृष्टि से इस तरह घायल हो सकते हैं, सोचा भी नहीं जा सकता था। हाँ, वह रूपसी थी, इसमें कोई संदेह नहीं। रूपसियों में अहंकार भी होता है, लेकिन वह रूप का अहंकार नहीं था, बल्कि स्फटिक की तरह दृश्यमान एक अभिजात्य अहंकार था जिससे सबको जलन होती थी। ना, जब तक उसकी ऊंची नाक रगड़ नहीं दूंगा मुझे चैन नहीं। गुरु एक बार हुक्म करो, साली को किसी दिन उठा ले आता हूं। उठा ले आता हूं? इतनी आसानी से बोला जैसे उसे उठा कर ले आना कोई मुश्किल काम नहीं हो, जैसे ये सब उसके नित्य प्रति के कामों में शामिल हो। बोलना जितना आसान है उतना करना आसान नहीं है। रास्ता चलते परिचित लोगों के बीच दिन दहाड़े एक शरीफ आदमी की लड़की को खरपतवार की तरह आसानी से उठा लेना संभव नहीं है। अतएव रोज ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु एक बार आज्ञा दो ताकि उस राजहंसनी की गर्दन मरोड़ कर तुम्हारे हाथ में सौंप दूं। हा हा हा, तुम्हारी प्राण प्रेयसी को। गुरु बोला, चुप चुप, एकदम खामोश। भेला और रंटा प्रमुख दुस्साहसी थे। रास्ता चलते किसी लड़की को उठा लेने का उन्हें कोई अभ्यास नहीं है। बीटी रोड पर ट्रक रुकवाकर उस पर से माल उतार लेने का अभ्यास तो है, इसलिए वह खामोश हो गया। एक दिन उनमें से एक ने हाफते आकर सूचना दी, नाक ऊंची की शादी हो रही है, लड़का बहुत सुंदर है, जापान में नौकरी करता है, शादी करके उसे जहाज से लेकर चला जाएगा। हाँ, ऐसा? तो फिर एक्शन लेने में देर नहीं करनी चाहिए। शादी कब है? इसी 22 तारीख को, उस शुभ दृष्टि वाले घर में बुक हो चुका है। तुम्हें इतनी खबर कहाँ से मिली रंटा? बाबा सोर्स है, उसकी बर्तन मांजने वाली मेरी ही बस्ती में रहती है। हाँ, क्या किया जाए बोलो तो? कल ही नेपाल की टैक्सी बस स्टैंड के किनारे लगा दें, माने लौटते समय। चलो नेपाल को बुलाया जाए। लेकिन दुर्भाग्य, उस कल नोटन को, जिसका कि शादी वाले कार्ड पर वंदिता नाम छपा था, कॉलेज जाते हुए नहीं देखा गया। इसका मतलब पढ़ाई खत्म। अब क्या पढ़ेगी? इतने बड़े पेड़ से नाव जो बंध गई है। लेकिन नाव को छीन लाना होगा, समुद्र में डुबा देना होगा। इतने दिनों की बर्फीली निगाह का फल तो खाना ही होगा ना। हाथ से निकल जाने पर हम आसमान में भी उड़ सकते हैं। हम 5-5 जवान गाल पर तमाचा खाकर चुपचाप गाल सहलाते रहेंगे? नहीं, यह नहीं हो पाएगा, असंभव है। दुनिया में अहंकारियों की ही जय जयकार होगी। किसी भी तरह वह होने नहीं दिया जाएगा। किंतु किस तरह नहीं होने दिया जाएगा? उसको 4 मंजिले फ्लैट से उठाकर ले आना होगा। बहुत रिस्क है उसमें, बहुत सारे उपाय, बहुत सारे परामर्श, अंत में सिद्धांत। यही सबसे सेफ है। शादी की शाम चहल पहल और लोगों की भीड़ के बीच से रंटा बोला, मैं 2 ठो रिवॉल्वर की व्यवस्था करके रेडी रखूंगा, और चाकू तो है ही। नेपाल की टैक्सी में 2 फालतू आदमियों को भी रख लूंगा। वे क्लोरोफॉर्म से भीगी रुमाल और मुंह पर बांधने वाला कपड़ा लेकर बैठे रहेंगे। उन्हें कुछ माल पानी दे दिया जाएगा। हाँ बाबा, गहनों से लदी हुई माल मिलने वाली है। शौकत बोला, इतने लोगों के बीच हम सिर्फ 5 लोग, यह कैसे संभव हो सकेगा? बहुत रिस्क का काम नहीं है। रंटा हंस पड़ा। हाथ में चाकू और पाइप गन देखकर लोग क्या लोग रह जाएंगे गुरु? सिर्फ कीड़े मकोड़े बनकर रह जाएंगे। देखना कैसे हम लोग पहुंचते शुरू हुए
और साथ साथ महिलाएं अपने आप जान मत मारो चिल्लाती हुई जेवर उतार उतार कर फेंकना शुरू कर देंगी। अरे आजकल शादियों में महिलाएं जो गहने पहन कर आती हैं, हाँ हाँ, वो सब लेने लायक होते हैं। 1.5-2 रुपए वाले सोने के हार होते हैं। सव्यसाची हड़कते हुए बोला, हम लोग सोना लूटने जा रहे हैं? मृणाल बोला, पहले से ही हाथ में हथियार लेकर नहीं घुसना है। जस्ट निमंत्रण वाले लोगों की तरह आगे बढ़कर पहले खाना खा ले, फिर एक्शन ले तो कैसा रहेगा? मारूंगा थप्पड़, खाना खाएंगे। आजकल पहले जैसी बात नहीं रही। पार्टी देने वालों की दृष्टि गिद्ध की होती है। एक फालतू आलपिन भी घुस जाए तो पहचान जाते हैं। एकदम से घुसते ही मार मार करना शुरू कर देंगे। तो कब घुसेंगे? वह शुभ घड़ी कब आएगी? हाँ, शुभ घड़ी का चुनाव बहुत जरूरी है। गली के मोड़ पर सांस रोककर खड़े 5 लोगों में से 4 लोग इसी वक्त को ठीक समझ रहे थे। अभी दूल्हा नहीं पहुंचा है। जैसे दूल्हा आएगा, बारातियों की एक भीड़ जुट जाएगी, विपक्षी की ताकत और बढ़ जाएगी। लेकिन बाकी एक आदमी अर्थात नेता का विचार उनसे अलग है। उसका विचार है ठीक उल्टा। दूल्हा आते ही दुल्हन के कमरे की सारी महिलाएं व्यस्त हो जाएंगी, वही सबसे बेस्ट होगा। लेकिन हम लोग तो चोरी करने जा नहीं रहे हैं गुरु, हम तो सुभद्रा हरण के लिए जा रहे हैं। चाकू नचाते हुए हम घुसेंगे और तुम लोग रिवॉल्वर की नली उन सब की छाती पर रखते हुए हा हा हा, 2-4 हताहत भी हो सकते हैं। देखो, अगर बिना रक्तपात के काम बन जाए तो हताहतों की संख्या बढ़ाने से क्या लाभ? इसके बाद मैं कहता हूं घर की तरफ ठीक से देख तो लिया है ना। पीछे की तरफ सुई पार करने लायक 3 तला तक एक स्पाइरल सीढ़ी गढ़ी हुई है। पीछे से जाकर वह आपातकालीन दरवाजा कोई एक आदमी खोल देगा। जैसे ही दूल्हा आएगा, कार्यकर्ता सब व्यस्त हो जाएंगे और अंदर जितनी भी महिलाएं होंगी वे दूल्हा आ गया बोलते हुए शंख बजाती हुई हड़बड़ी में नीचे आ जाएंगी। कन्या बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। बहुतों को देखा है। ठीक उसी समय घेरेदार सीढ़ी से चढ़कर पूरी बात स्पष्ट रूप से मैं समझा नहीं पा रहा हूं। हाथ एवं मुंह से 12 आने समझाने की चेष्टा करूंगा। चेष्टा असफल नहीं होगी। लास्ट मोमेंट में यह डिसीजन लोगे गुरु? मैं कहता हूं कि इस तरह हमें घुसते हुए किसी ने देख लिया तो बाड़े में आग लगने जैसी हालत हो जाएगी। समझ रहा हूं, इसलिए तो चुपचाप हो जाए। वाह रे गुरु, तुम डर गए? डरने की कोई बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि हड़बड़ी का लाभ उठाया जाए। सभी तो जाने पहचाने ही होंगे। ओहो, चेहरे पर तो मुखौटा लगाए रहेंगे। क्या तुम्हारे वे मसाले से बनाए गए मुखट्टे? हाँ हाँ हाँ, सचमुच तुम लोग उसे पहनोगे? यह मृणाल की ही परिकल्पना थी। वह मुंह फुलाकर बोला, क्यों नहीं, पैसा देकर खरीदा गया है, फालतू है क्या? अपना परिचय दिखाना जरूरी है क्या? ठीक है, पहन लो। भेला, तुम जाकर वह दरवाजा खोलोगे? भेला बोला, खुला हुआ है। यह क्या, शंख बजने लगे क्या? हाँ, बजने लगे। इसी बातचीत के बीच भों भों करके एक साथ कई शंख बज उठे। लगातार बजते ही जा रहे थे और उनकी ध्वनि बढ़ती ही जा रही थी। उसी पल तीर के वेग से ये सब भी बढ़ गए और घेरेदार सीढ़ी से चढ़कर दूसरी मंजिल के बरामदे में आ गए। बाथरूम के सामने इस पतले से बरामदे में बहुत सारी फालतू चीजें बिखरी पड़ी थी, लेकिन आश्चर्य, यहीं से खिड़की से वह अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा था। सचमुच कमरे में कोई नहीं था। सभी महिलाएं नीचे उतर गई हैं। दुल्हन के वेश में सजी वह अहंकारी लड़की अकेली बैठी हुई है। उसके सिर पर चारों तरफ दीवारों पर हजारों वॉट के बल्ब जल रहे हैं। उसी प्रकाश के समुद्र में एक अपार्थिव प्रतिमा भासित हो रही है। माथे पर मुकुट, सारे अंग पर अलंकारों की छटा। भेला 2 कदम पीछे लौटकर हवा में झरे पत्ते जैसी आवाज में बोला, अरे बास, महारानी तो आज एकदम नूरजहां लग रही है। ये सब गहने निश्चय नकली नहीं है। आए ये रंटा, हुक रुक। एक दबे स्वर में की गई निषेधाज्ञा ने उन्हें दबा दिया। खिड़की पर खड़े लोगों में जो सबसे लंबा था वह सबसे पीछे खड़ा था। किसी को भी नहीं पता कि वह विस्फारित नेत्रों से उस आलोक भासित प्रतिमा के चेहरे की तरफ एकटक देख रहा था। किंतु नोटन, सही नाम वंदिता, वह क्यों नहीं देख पा रही है? नहीं, उसकी पलक उठ नहीं पा रही है। मुंह ओढ़नी से ढका हुआ है। गोद में दुर्गा सप्तशती है। चले आओ, कमांडर ने इशारे से आदेश किया। आश्चर्यचकित चारों प्राणी जैसे पत्थर हो गए। चले आए। हाँ, नीचे उतरो। चले आओ, उतरते जाओ, जाएंगे।
अब 1 सेकंड भी नहीं रुकेंगे। खुद हुक्मदाता ने जबरदस्ती उसी सीढ़ी के कोने से एक बार झांक कर देखा और अदृश्य हो लिया। ये सब भी तेजी से उतरते चले गए। अचानक तुमने क्या देख लिया गुरु? लगता है लड़की के बाप ने पुलिस की व्यवस्था कर रखी थी, वही देख लिया होगा। लेकिन कब, कहाँ से? उफ, इतनी मेहनत से जोड़ तोड़ करके खरपतवार जुटाकर आग जलाई थी, तुरंत ही पानी पड़ गया। चारों लोग गुस्सा, अभिमान, हताशा और विस्मय लिए चुपचाप तेजी से चले आ रहे थे। बहुत देर बाद अंततः यह प्रश्न उठ ही गया, यह क्या हुआ गुरु? कुछ नहीं। नेपाल अभी भी टैक्सी लेकर खड़ा था। चले आओ, रहस्य मत बनाओ, साफ साफ बोलो गुरु। इस बार विपक्ष के गुस्से की बारी थी। साफ साफ क्या बोलना है? अपनी आंखों से तुम्हें दिखाई नहीं दिया? उस स्वर्ग सुंदरी को उठाकर ले आता तो कहाँ रखता मैं उसको? बस्ती के कमरे में। बोल बोल, यही ना? क्या खिलाता रे उसे? छोटी जातियां जो भात खाती हैं वही। देसी मुर्गी, बिलायती चाल, छोड़ने के अलावा रास्ता भी क्या था? भेला हठात बोल पड़ा, वाह, ऐसी क्या बात है? वो तुम्हारी बहू हो जाती तो हमें भी बनाकर खिलाती। भूसा मारकर तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा रास्कल। वो खाना बनाती? धीरे धीरे उसकी गर्दन दबाते जाते ना, वो रास्ते के नल से पानी लेने आती, खुली सड़क पर बैठकर नहाती, कपड़े धोती, मसाला पीसती, बर्तन मांजती, इमली के चबूतरे पर बैठ चूल्हा जलाकर खाना बनाती। क्यों? क्या पकाती हैं? हम पांच सुअर मिलकर उसको क्या ले आकर दे देते? मैं पूछता हूँ, बोलो। और उसे एक रस्सी नहीं मिलती कि 2 बोतल किरोसिन नहीं मिल पाता। इस बात को कभी सोचा है? हम आदमी हैं नहीं, जानवर हैं। धन्यवाद।